हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आईएससी बोर्ड के लिए जो है वो एक लेकर आए हैं और वो सेकंड चैप्टर है कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगर कॉमर्स में देखा जाए तो कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर हमने डील कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसको हमने तीन पार्ट में, आई होप सो चार पार्ट में, तीन पार्ट में डिस्कस करा है, तीन पार्ट में डिस्कस करा है। ठीक है, और आज होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल जो होता है दो तरीके का होता है, फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। उन दोनों कैपिटल को शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में। अगर थोड़ा सा जानकारी अगर दिया जाए तो फिक्स कैपिटल क्या होता है भाई, जिसमें एक बार ही पैसा लग रहा है। जैसे मान लो कि आपने मशीन खरीदा, उसके बाद बल्ले बल्ले भाई, उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, मशीन पर एक बार ही पैसा लगा, इसका मतलब वो कौन सा कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज पर पैसा खर्चा कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे रेंट हो गया, तो रेंट एक तरीके से क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल भाई। वर्क करने के लिए, या फिर उसको अगर रेंट मान लो कि कुछ आप मशीन लाए हो, रेंट पर मशीन लाए हो, तो हर जो महीने उसका रेंट दे रहे हो, तो एक तरीके से वो वर्किंग कैपिटल, फिर आप उसको वापस कर दोगे क्योंकि वो आपका एक तरीके से एसेट नहीं हुआ। तो जनरली आप इस तरीके से सोच सकते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो खर्च होता है उसको वर्किंग कैपिटल, और जो एक ही बार खर्चा होता है उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलकर चलते हैं। उसमें देखा जाए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि इसमें फाइनेंस के बारे में बात हो रहा है भाई। और फाइनेंस दो तरीके से बिजनेसेस लगाती है, या तो वर्किंग में, या तो फिर एक तरीके से फिक्स तरीके से। तो अगर देखा जाए सबसे पहले व्हाट डू मीन बिजनेस फाइनेंस, अगर मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस है, अगर उसको सही से रन करना है अपनी बिजनेस को, तो उसके लिए उसको क्या जरूरत होगा, फाइनेंस की नीड होगी। बिना फाइनेंस का एक तरीके से कोई भी बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यार रन करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस को चलाने के लिए क्या है, एक तरीके से फाइनेंस की जरूरत है। मतलब वो एक तरीके से ब्लड है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा या ब्लड की कमी हो जाएगी तब भी दिक्कत है कि नहीं। अब ब्लड अगर ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत है कि नहीं। अब मान लो बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो पैसा फिर अनाप शनाप इधर उधर खर्चे होंगे, और जिसका जो गलत इंपैक्ट है वो फिर आगे चलकर देखने को मिलेगा। तो वही बोला गया बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है, रेफर्स टू द मनी एंड अ क्रेडिट इम्प्लॉयड इन द बिजनेस फर्म। कि जितना भी मनी और जितना भी क्रेडिट जो लोन वगैरह से लिया गया पैसा है, वो जो भी लगा हुआ है बिजनेस फर्म में, उसको हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। इट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस विच इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ द कैश एंड द क्रेडिट। अब दोनों चीजें हैं। अब एक बिजनेस होता है वो कैश कैश को भी मैनेज करता है भाई, और क्रेडिट मतलब जो लोन वगैरह कहाँ से लेना है भाई, किस तरीके से पैसा को जो है हम लोगों को चलाना है, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट करता है। सो दैट बिजनेस फर्म्स मे एट ऑल टाइम्स हैव अ मीन्स टू कैरी आउट द ऑपरेशन स्मूथली, ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए। अगर किसी भी बिजनेस के पास अगर फाइनेंस की कमी हो जाए तो उसका बिजनेस कभी भी अच्छे तरीके से स्मूथली तो रन नहीं करेगा। कर तो जाएगा कुछ दिन तक, लेकिन अगर उसको बहुत शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से चलाना है तो फिर बिल्कुल भी रन नहीं कर पाएगा। तो हमें समझ में ये आ गया कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। अब आगे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बिजनेस इज द लाइफ ब्लड, मतलब सॉरी फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। सबसे पहली बात क्या है कि वो एक लाइफ ब्लड के रूप में काम करता है, कौन, फाइनेंस। दूसरा है नो बिजनेस फर्म कैन कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ फंड एट द राइट कॉस्ट एंड एट द राइट टाइम। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को अगर जो बोला जाए कि अगर उसको फंड सही समय पर ना मिले तो वो कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को मात सही समय पर नहीं दे सकता है, और वो अपने कंपटीशन से बहुत पीछे रह जाएगा। मतलब सिंपल सी बात अगर बोली जाए कि अगर कोई अपनी कंपनी को ऑपरेट करना चाह रहा है स्मूथली, और अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना चाह रहा है, तो उसको राइट टाइम पर, राइट कॉस्ट पर, राइट फंड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, जितना उसके कंपनी के लिए नीड है। इसीलिए बिजनेस फाइनेंस की नीड है भाई हमें, है कि नहीं। तीसरा है द सक्सेस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द मैनर इन विच इट रेजेस एम्प्लॉयज एंड डिस्पर्स ऑफ इट्स फंड। सिंपल सी बात है, देखो अब क्या करते हैं, हम पैसा ले लेते हैं, फाइनेंस ले लिए भाई हम। अब फाइनेंस ले लिए 20 करोड़ रुपया, मान लो कोई प्रोजेक्ट के ले लिए कि भाई हमें क्या करना है कि देहरादून के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर दो अलग अलग प्लांट लगाने हैं। तो प्लांट 1 हो गया और प्लांट 2 हो गया, मतलब दो अलग अलग प्लांट लगाने हैं भाई। अब मान लो कि हमने एक तरीके से इसमें 10 करोड़ का खर्चा किया, 10 करोड़ का खर्चा किया। अब एक तरीके से तो इसका मतलब क्या है कि अगर 20 करोड़ रुपया है भाई, है कि नहीं, तो 10 करोड़ अगर
हमने एक प्लांट पे लगाने हैं और 10 करोड़ अगर एक प्लांट पे लगाना है, तो मतलब ये हमने प्लान बनाया। तो अगर मान लो कि ये कंपनी थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसमें 15 करोड़ रुपया लगा दिया और इसका जो है 5 करोड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो पाया और ये अनसक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसने पैसा का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करा। अगर कोई जरूरी था या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई वहां डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला था तब लगाया, तो वो अच्छी बात है। अगर उस तरीके का कुछ भी प्लान नहीं था और उस वाले जो फैक्ट्री को या उस वाले प्रोडक्शन यूनिट को ज्यादा अपग्रेड करने के लिए झूठ मूठ में, ठीक है, फोकासी करने के लिए हमने झूठ में एक तरीके से पैसा लगा दिया, तो कभी भी बिजनेस जो होगा वो अच्छे से रन नहीं हो पाएगा। तो मतलब डिस्पर्स करना मतलब कहाँ से पैसा उठाना है, कहाँ पैसा लगाना है और किस तरीके मतलब कैसा कहाँ से एक तरीके से डिस्पर्स करना है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से किस किसको देना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उठा लिया कहीं से पैसे और जैसे तैसे खर्चा किए जा रहे हो, कोई भी प्लान नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ पर एक तरीके से डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी हो सकता है। इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, किस किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है भाई, अगर क्वेश्चन आ गया कि जो बिजनेस में किन किन चीजों के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करना चाहते हो, नया बिजनेस लाना चाहते हो, फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट फॉर कैरिंग ऑन द प्रेजेंट ऑपरेशन, ताकि हम बिजनेस को शुरुआत कर पाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि खाली खाली एक तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, दो एसेट चाहिए भाई, एक तो फिक्स्ड एसेट चाहिए, एक आपको करंट एसेट चाहिए होगा। फॉर द एक्सपेंशन ग्रोथ एंड अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए भाई आपको, बिजनेस फाइनेंस। बिना पैसा का आप ना तो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ना तो आप ग्रो कर सकते हो और ना ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह एक तरीके से परचेज कर सकते हो। तो अगर जनरली बोला जाए ये तीन कामों के लिए हमें एक तरीके से बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमने ये भी पढ़ा कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस फाइनेंस का, तो फाइनेंस का मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो थोड़ा सा, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, कि अलग अलग बिजनेस होते हैं भाई, कोई पार्टनरशिप होता है, कोई ज्वाइंट स्टॉक होता है, कोई सोल प्रोप्राइटर होता है, सबका बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो अलग अलग तरीके से निकल के आता है। अब अगर देखा जाए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म, द टर्म कैपिटल, सबसे पहली बात क्या, कैपिटल। अब कैपिटल मतलब आपको एक पूंजी चाहिए होता है ना, कैपिटल होता है एसेट मतलब संपत्ति जो आपने खरीद के लाए, शुरुआत में आपको क्या चाहिए होता है भाई, कैपिटल। तो मतलब द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एन इंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। याद रखना, अगर कोई भी बोले भाई कि बिजनेस में फाइनेंस होता है, उसमें कैपिटल जो होता है, वो कैपिटल का मतलब क्या है, तो कैपिटल का मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में ताकि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, तो हम लोग उसका नाम क्या बोलेंगे, कैपिटल है। मतलब ऐसा कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में और इस मकसद से कर रहे हो ताकि वो मुझे या वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को प्रॉफिट दे, तो वो कैपिटल हो गया। क्लियर। इन बिजनेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ पर इन बिजनेस ऐसे करके, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स जैसे इस सामान को प्रोड्यूस करने में भी लगा, जैसे मान लो कि ये डिजिटल बोर्ड है भाई, तो डिजिटल बोर्ड को बनाने में भी लगा होगा और इसको डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में पैसे की जरूरत है, मतलब दोनों में क्या है, एक तरीके से कैपिटल रिक्वायर्ड है ना। मतलब जब बना रहा होगा उसमें भी मकसद क्या था, हमें प्रॉफिट कमाना है, जब डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है उसमें मकसद क्या था, हमें एक तरीके से प्रॉफिट कमाना है। तो अगर देखा जाए रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, कि अलग अलग तरीके के जो भी बिजनेस होते हैं वो अपना कैपिटल कहाँ से किस तरीके से उठाते हैं, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कैपिटल फॉर अ सोल प्रोप्राइटर, होता है ना एक लौता बिजनेस जो करता है, एक बंदा जो करता धरता होता है किसी भी बिजनेस का, अगर इकलौता बंदा करता धरता है देन दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेले दम पर वो अपने बिजनेस को चला रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटर जो होता है ऑपरेट्स एट अ स्मॉल स्केल पे करता है जनरली। उसका मान लो एक दुकानदार है, दुकानदार जनरली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर ही होता है, एक एक आध स्टाफ रख लिया, वो चलता है, लेकिन वो स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करता है एंड देयरफॉर रिक्वायर्स अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब उसको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब यहाँ कैपिटल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि उसको पैसा या मनी वनी का शब्द, यहाँ कैपिटल। इसलिए मैंने ऊपर बताया कि कैपिटल का मतलब ही क्या होता है कि वैसा इन्वेस्टमेंट जो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप पैसा तो आप लगाते हो, मान लो कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट कर दिया उससे प्रॉफिट आए या ना आए उसका, तो मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया 50 कंबल में और वही 50 कंबल जो है वो आपने बांट दिया गरीबों में, तो दैट इज नॉट द कैपिटल,
वो आपने पैसा खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी बोल लो आप अपना, लेकिन वो कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल सोल प्रोप्राइटर के लिए है, कब? जब वो अपने छोटे से स्केल बिजनेस है, अपने दुकान को एक तरीके से दुकान में पैसा लगा रहा है ताकि उस दुकान में जो भी सामान लाए उसको बेचकर पैसा कमाए। तो देख रहे हो, उसको स्मॉल कैपिटल चाहिए भाई, क्योंकि स्मॉल स्केल पे काम करता है। द प्रोप्राइटर ब्रिंग्स इन हिज ओन कैपिटल। शुरुआती में देखो लोन नहीं लेता है, दुकान खोला, 50-60 हज़ार रुपये लगाया, दुकान खोल दिया, तो धीरे धीरे माल बिक रहा है उसका, उसके बाद धीरे धीरे बैंक अकाउंट लिंक किया, अपना करेंट अकाउंट खोला, उसका बाद में एक तरीके से लोन वगैरह लेता है। देख रहे हो, तो शुरुआती में सोल प्रोप्राइटर पैसा कहाँ से लाता है? ओन कैपिटल, मतलब उनका अपना एक तरीके से पैसा होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो लोन फॉर अ वर्किंग कैपिटल मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अगर आपको कुछ पैसा वगैरह की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो अचानक से दिवाली आ गया, दिवाली में आपको थोड़ा सा माल को, मतलब जो गुड्स को भरना है आपके दुकान पर, तो आपने क्या करा, 2-4 लाख रुपए का लोन ले लिया, उसका माल खरीद लिया, और वो 10-15 दिन में आपने बेचा, और फिर उसके बाद पैसा वापस कर दिया, या फिर लंबे समय के लिए भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म लोन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। लेकिन अगर मान लो किसी का मिल है, अब उसका एक बहुत अच्छा एक मशीन बैठाया था, आटे मतलब गेहूं पीसने वाला मिल, अब उसका बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस चल गया, तो उसने क्या किया, बिजनेस लोन ले लिया, या पर्सनल लोन जरूरी नहीं, बिजनेस लोन ले लिया 5 साल के लिए, और 10 लाख का मशीन इलेक्ट्रिक वाला बैठा दिया। पहले क्या था, वो डीजल से चलता था, अब उसने इलेक्ट्रिक वाला बैठा दिया जो फास्ट काम करेगा, जल्दी काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने वर्किंग कैपिटल को ऑब्टेन करा कमर्शियल बैंक के थ्रू एक तरीके से, ताकि वो अपना बिजनेस और सही तरीके से चल पाए। और अगर उसको कुछ नया, अगर कोई इक्विपमेंट्स लाने हैं या फिक्स्ड एसेट लाने हैं, तो उसके लिए उसने क्या करा, लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकता है वो कमर्शियल बैंक से। सिंपल सी बात है। A sole proprietor may also buy a raw material and finished good on the credit। क्रेडिट का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ क्या है, उधार पर, उधार पर लिया है। मान लो कि कोई सप्लायर वगैरह रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, यार अभी 50,000 का माल दे दे भाई, अभी गुड्स दे दे, बिकेगा तो हम दे देंगे तुमको। तो कभी कभी जो अच्छा एक तरीके से दुकानदार होता है, जिसका संबंध अच्छा होता है किसके साथ, होलसेलर के साथ, वो आराम से उसको जो है उधारी में दे देता है। किससे? सप्लायर उसको दे देता है। बट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट। लेकिन ये जल्दी हार्डली 2-3 महीने का ही होता है। अब ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं सामान ले आए और साल भर बोले भाई, साल भर के बाद पैसा देंगे, ऐसा तो फिर जो दूसरा होलसेलर है वो अच्छे तरीके से प्रॉफिट तो मुनाफा तो कमा नहीं पाएगा, उसको भी जरूरत है। तो एक तरीके से कैपिटल फॉर अ सोल प्रोप्राइटर से समझ में आ गया, एक तो अपना पैसा लाएगा, लिमिटेड कैपिटल लाएगा, और कमर्शियल बैंक से लाएगा, और कमर्शियल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेगा अगर उसको फिक्स एसेट खरीदनी है, और अगर क्रेडिट पर उठा सकता है वो सामान को, किससे? सप्लायर से, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। जनरली इस तरीके से जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने पास कैपिटल लाता है ताकि वो एक तरीके से पैसा मतलब प्रॉफिट कमा सके। क्लियर? चलो, सोल प्रोप्राइटर समझ में आ गया। दूसरा देखो, कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप भी होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होते हैं भाई? 2 पर्सन आर नीडेड फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, तो 2 पर्सन जो है नीड होता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेल एज द कैपिटल बेस ऑफ अ पार्टनरशिप इज बिगर देन सोल ट्रेड बिजनेस या फिर सोल प्रोप्राइटर। जो सोल प्रोप्राइटर है उससे थोड़ा सा ज्यादा नीड होता है, क्योंकि जब 2 बंदे साथ में काम कर रहे हैं तो एक बंदे जैसा बिजनेस तो नहीं खोलेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा सोच रखेंगे, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए। तो जनरली पार्टनरशिप जो फर्म होते हैं वो मतलब जो लोन है वो एक तरीके या कैपिटल रेज कहाँ से करते हैं? कमर्शियल बैंक से, या कमर्शियल बैंक से कर लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बेसिक सा फर्क है जो कि आपको समझना है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जो है उसमें आप सारी बैंकिंग फैसिलिटी, चेक हो गया, आप पैसा जमा कर सकते हैं, आप वहां से उधारी ले सकते हैं, मतलब जितनी भी सारी मोबाइल बैंकिंग दे रहा है, सब चीज दे रहा है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनशिप क्या करता है? जनरली लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करके बस आप उसका किस्त है वो महीने पर देते जाइए, नहीं दीजिएगा तो फिर ये बंदा जो इसका एक बंदा होगा वो आपके घर आकर ठक 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 जरूर करेगा। ठीक है, तो जनरली इसका काम क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो लोन देने का काम रहता है। ये ना तो आपका पासबुक जनरेट करेंगे, ना तो आपको खाता खोलेंगे, आपके क्रेडिट स्कोर के अनुसार आपके बैंक का जहाँ जहाँ भी होगा उसके क्रेडिट का मतलब अगर बोला जाए स्कोर के अनुसार आपको लोन वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं। या फिर कोई संपत्ति आपने गिरवी रख दिया तो उसके बिहाफ में लोन दे दिया। आपने मान लो कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, संपत्ति पर ज्यादा, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था कि बैंक के पास अगर हम 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी गिरवी रखने चाहते हैं और उसके ऊपर लोन मांगना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो रखती है, 10 का 10 लाख रुपया जो लोन नहीं देती, 7 लाख रुपए के देती है, 3 लाख रुपए वो अपने पास
मार्जिन रखती है कौन? बैंक। तो मार्जिन जनरली एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम रखती है, जिससे एक तरीके से, और यहाँ लोन थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है अगर थोड़ा बहुत भी आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा है तो, ठीक है। बैंक में बहुत कागज पत्र आज भी मांगते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो जनरली अगर कोई बोलेगा पार्टनरशिप जो अपना कैपिटल रेज करता है वो कहाँ से करता है? बैंक से करता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करता है, बस, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कभी भी बहुत बड़ा लोन नहीं देगा। वो ऐप के थ्रू आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आ गए, वहां से 50,000 1 लाख रुपए उठा लिया तो अलग बात है, ठीक है। थर्ड आएगा कैपिटल फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब एक कंपनी, कंपनी बनाना आसान नहीं है भाई। कंपनी से मान लो कि अगर आपको बोला जाए जैसे टाटा कंपनी है, तो कंपनी वर्ड जो है ना बहुत अपने आप में एक जो है, देखो यहाँ पर पार्टनरशिप कंपनी नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ था। जहाँ कंपनी शब्द आ जाए ना, कंपनी बनाने के लिए आपको बहुत सारी लीगैलिटी चाहिए होता है। जैसे मान लो कि रिलायंस अगर कंपनी है तो उसमें उसका सेपरेट लॉयर होगा, सेपरेट उसका एक तरीके से आपको बोला जाए सीए होगा, मतलब सारी चीजें आपको सेपरेट रखनी होती है और आपको दिखाना होता है कि हाँ भाई आपके कंपनी में है। तो मतलब बहुत पैसा खर्चा होता है। मतलब अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस को मतलब चलाने के लिए। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जनरली रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है उसको। अब पब्लिक कंपनी, अब इसमें भी दो कंपनी होती है भाई, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी भी होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जहां बहुत सारे लोग मिलकर एक प्राइवेट कंपनी या बहुत बड़ी कंपनी खोल दिया, शुरुआत में सोल प्रोप्राइटर है, जैसे कि ये केएफसी जो है, केएफसी या मैकडी, इनमें से कोई है जो एक तरीके से पहले इकलौते तरीके से खोला था, वो सिंगल पर्सन खोला था, और वो आगे चलकर देखो कितनी बड़ी कंपनी खोल दिया, देख रहे हो। तो वो धीरे धीरे बढ़ा सकता है, क्लियर। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है। पब्लिक कंपनी कैन रेज अ ह्यूज कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या? वैसी कंपनी जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से क्या माना जाता है? पब्लिक कंपनी। जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में मतलब एक तरीके से लिस्टेड है, उसको एज अ पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के थ्रू जो है वो पैसा यहाँ पर आ सकता है। कैसे? बाई सेलिंग द शेयर्स, सिंपल सी बात है, बाई सेलिंग द शेयर्स। वो अपने शेयर बेचेंगे भाई, कौन? कंपनीज बेचेगी, और लोग उसको इन्वेस्ट करके पैसा जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पर इन्वेस्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो जनरली ये लोग जो है इशू करते हैं शेयर्स को, क्लियर। लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो बहुत आसानी से लोन वगैरह जो है वो एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए जनरली वो कहाँ से लेते हैं? वैसे लॉन्ग टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया तीनों, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कि तीनों जो है वो अपनी कैपिटल को कैसे रेज करते हैं। जब तक कैपिटल के बारे में समझ में नहीं आएगा तब हमें, अब आते हैं थोड़ा प्लानिंग, फिर उसके बाद लास्ट में आएंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमें कैपिटल के बारे में तो पता होना चाहिए, तभी तो हम कैपिटल जानेंगे कि भाई फिक्स्ड क्या होता है और वर्किंग क्या होता है। इसीलिए हम लोग पहले फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, सब सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, हमने अभी समझ लिया भाई कि कब कब बिजनेस फाइनेंस क्यों नीड है, और अलग अलग फर्म को या अलग अलग तरीके से कंपनी को किस तरीके से कहाँ से पैसा प्राप्त होता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिस तरीके से बिजनेस फाइनेंस है, प्लानिंग है। अब आपको मान लो फाइनेंस आ गया, आपको बिजनेस फाइनेंस, आपने 10 करोड़ रुपए उठा लिया कहीं से। अब अगर उसका सही तरीके से प्लान कर कर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो कुछ काम करा है उस पैसा का? उस पैसा का कोई काम नहीं रहा। मतलब प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब जिस तरीके से फैमिली प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी तरीके से होता है। जैसे आप बजट को प्लान करते हो, सेम उसी तरीके से अपने पैसे का प्लान करते हो, सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है, एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चूजिंग द सोर्स ऑफ द फंड एंड डिक्लाइनिंग हाउ द फंड्स एंड डिसाइडिंग होगा, ठीक है। यहाँ डिक्लाइनिंग नहीं होगा, डिसाइडिंग, ठीक है। डिसाइडिंग, डिसाइडिंग हाउ द फंड डिसाइड, यही होता है ना, DECIDING, एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स, हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। देखो यहाँ, ठीक है, हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड मतलब क्या है? देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये एस्टिमेट करना कि हमारी कंपनी को कितना पैसा चाहिए, और वो पैसा हम कौन सी कंपनी या कौन से बैंक से लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, और उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तीन चीजें हैं क्या? कहाँ से पैसा, कितना पैसा रिक्वायरमेंट है,
और कहाँ से पैसा आएगा और उस फंड का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। फीचर्स क्या, गुण क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी, कि हम कब कैसे उसका इस्तेमाल करके चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, इसमें फोरकास्टिंग तो करते हैं कि हमें भाई एक प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, अब इससे हम लोग 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट मतलब कैपिटल लगा के या इन्वेस्ट करके हम इससे 10 करोड़ रुपया कमाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से फोरकास्टिंग है, जैसे प्लानिंग है ना, जैसे प्लानिंग हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, तो प्लानिंग भी एक फोरकास्टिंग है। अब वो जरूरी थोड़ी कि प्लान वो काम ही कर जाएगा, तो एक तरीके से ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, आप ये पता लगा, ये आप अंदाजा लगाते हो कि आने वाले समय में हम इस तरीके से इन्वेस्ट करके इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। थर्ड क्या है भाई, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड, अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप जो है वाइड है। क्यों भाई, पहला एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितना अब आना शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ देखो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कि आपको पता लगाना पहले होता है कि कितना आपको जो है फिक्स कैपिटल की जरूरत है और कितना आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, दोनों एक तरीके से आपको पहले से पता लगाना होता है। सेकेंड, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ द फंड, क्या है कि भाई कहाँ से हमारा जो पैसा है वो आएगा और कितने रेशियो में चाहिए, एंड देयर रेशियो इन देयर टोटल अमाउंट, कि कितना पैसा हम शेयर मार्केट से उठाएंगे भाई, कितना अपनी कंपनी का शेयर्स बेच कर लाएं, या कितना पैसा हम एक तरीके से लोन लें। तो ये सब सारी चीजों का डिसाइड जो है वो एक तरीके से किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत। ऐसे नहीं कि भाई हम कि हमने सोर्स ढूंढ लिया कि बैंक से लेना तो सारा पैसा बैंक से उठा लिया। तो जो अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे डेट और इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत देखा जाता है कि कितना कर्ज लेना है और या फिर कितना हमारा इक्विटी, इक्विटी का मतलब कितना हमारा कंपनी का शेयर है उसे डाइल्यूट करना है, कितना वहां से पैसा उठाकर लेके आना शेयर मार्केट के थ्रू, और डेट मतलब कितना कर्ज लेना है। तो इसकी भी डिसाइड जो होती है वो कहाँ होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान होती है। तीसरा, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, देखो सबसे पहले क्या किया, एस्टिमेट किया कितना हमें फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल। दूसरा हमने क्या किया, एप्रोप्रिएट सोर्स, जहां से रेशियो हमने डिसाइड करा कि डेट इक्विटी का रेशियो क्या होगा भाई। तीसरा हमने फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यूज ऑफ द फंड एंड डिस्पोज ऑफ अर्निंग, कि उस अर्निंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे और उस फंड का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, सोर्स जानते हैं और उसका फंड का इस्तेमाल कैसे करें। तो जनरली अगर कोई भी पूछेगा कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत 3 स्टेप्स में बताइए कि आप किस तरीके से उस जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो आप ये तीनों जरूर रखिएगा कि एक स्कोप ऑफ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप वाइड होता है और उसमें ये 3 चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ से जनरली आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलके आ जाएंगे, अगर 2 मार्क्स के आएंगे तो आप 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, 3 आएगा तो तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, आगे आते हैं भाई। आगे बोला जाए इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस इंपॉर्टेंट था बिजनेस के लिए, सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। अगर देखा जाए पहला, अ साउंड फाइनेंशियल प्लान, एक अच्छा फाइनेंशियल जो प्लान है वो हेल्प करता है बिजनेस इंटरप्राइज को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम या शॉर्टेज ऑफ द फंड ना हो और ना ही फंड ज्यादा हो जाए। अब ज्यादा लोन लेके भी अच्छा नहीं है भाई, और ज्यादा हम शेयर मार्केट में शेयर ज्यादा अपना डाइल्यूट कर दिया और उससे लोगों ने इन्वेस्ट करा और ज्यादा पैसा आ गया, तब भी दिक्कत है। तो कैसे बैलेंस बनाकर चले, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस पता चलाता है। नहीं तो अगर बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप करोगे तो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड, ये गाइड करता है किसको भाई, गाइड करता है कंपनीज को, ताकि जो कैपिटल का इस्तेमाल सही से हो सके और वो रिटर्न शेयर होल्डर को सही तरीके से दे पाए। जैसे मान लो कि रिलायंस में 50 शेयर खरीद के रखे हैं, तो हमारा सोच क्या होगा एज अ शेयर होल्डर, हम तो शेयर होल्डर हैं, तो हमारा क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से मुनाफा कमाएं। अब ज्यादा मुनाफा कब कमाएंगे, जब हमारा दिया हुआ पैसा कंपनी जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए। अगर हम लोगों के द्वारा जो पैसा दिया गया है, अगर उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेगा तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं बढ़ा पाएगा, और अगर अपनी प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पाएगा तो हमारा पैसा भी एक तरीके से डूब जाएगा। तो मतलब एक तरीके से उसका जो शेयर मार्केट में उस कंपनी का सेंटिमेंट रहेगा वो डाउन रहेगा, फिर उसका शेयर कोई नहीं खरीदेगा, तब उसका अपने आप ही कंपनी का जो है बुरा दिन शुरू हो जाएगा। तो वही बात बोला गया था फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये भी देखा जाता है कि भाई हम जो उठा रहे हैं शेयर होल्डर से पैसा, उनको देना भी तो है, ऐसा थोड़ा कि लेके हम मजे से ऐश करेंगे
ऐसा तो करोगे नहीं, ऐसा करोगे तो कंपनी डूब जाएगी, फिर आपका दिक्कत होगा फिर आपको। तीसरा क्या बोला गया, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ताकि शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न दिया जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है भाई, हेल्प करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि फंड का सही तरीके से सही जगह पर कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ कैपिटल ना हो, क्या हो, वेस्टेज ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, मिनिमम वेस्टेज हो, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज, या फिर अगर वेस्टेज ना हो रहा और भी अच्छी बात है, ठीक है। फोर्थ में क्या, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कैन बी केप्ट इन अकॉर्डेंस विद अ प्लान यूटिलाइजेशन। हमने प्लानिंग करी कि भाई हर महीने हम लोग 5 करोड़ रुपए ही एडवर्टाइजमेंट में खर्च करनी है, तो इतना ही करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लान करके। चलो भाई, अगर चलो इस महीने लीड नहीं आ रही तो रहने दो, अभी इस महीने का हम लोग जब अभी फेस्टिवल सीजन आएगा तब एक ही साथ हम लोग 50 करोड़ रुपए जो है एडवर्टाइजमेंट डाल देंगे, कि हमने ऐसा सोचा था। हमने दो दो तीन तीन प्लान तरीके से, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये करेंगे, ये नहीं कहा, ये आप प्लानिंग करते हो तभी तो पता चलता है। जैसे आप सब्जेक्ट आप हर दिन ये डिवाइड कर रहे हो कि भाई मेरे को हर दिन कम से कम, नहीं तो जो भी सर पढ़ा रहे हैं पीपीटी बना रहे हैं या फिर जो भी ग्रुप में जाया जा रहा है या एप्लीकेशन पर आ रहा है, हम उसको प्रॉपर तरीके से हर रोज रिवाइज करके चलते चलेंगे, तो फिर आप पीछे नहीं हटोगे, फिर पीछे नहीं हटना है, और फिर उसको चलते जाना है। तो एक तरीके से आपने सही तरीके से प्लान करा है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो आपको फंड का करना होता है। इट हेल्प्स कंपनी टू प्रिपेयर फेसिंग द कंपनी शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अचानक से कोविड जैसे सिचुएशन आ गया, आपने कोई भी फंड जो है जमा करके नहीं रखा था, आपने कुछ सेविंग करके नहीं रखा था, तो आपका अचानक से कुछ, इसलिए बोला जाता है ना कि हम लोगों को भी कमाते धमाते हैं अगर हैं तो हमें सेव करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन किसी भी खराब हो सकता है, तो वहां पर उस सिचुएशन में आप एक तरीके से उस फंड का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है बिजनेस जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको करके चलना है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो समझ के चलना है यहाँ पर। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो फैक्टर है वो क्या क्या इफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने यहाँ तक अभी कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक इंपॉर्टेंस तक। तो हमने दो चीज देखा, एक तो हमने बिजनेस फाइनेंस और दूसरा हमने फाइनेंशियल प्लानिंग, दो चीजें आपका यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे जो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को, क्या चीज डिस्कस करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एक कंपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग करती है वो अपनी कैपिटल को किस तरीके से स्ट्रक्चर करती है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कराना, स्ट्रक्चर तैयार करना इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई हम पैसा कहाँ कहाँ किस तरीके से खर्च करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट उसी के पार्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान ही आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि फंड कहाँ कहाँ से कितना पैसा आना है, कहाँ कहाँ पैसा जाना है, कहाँ कितना पैसा हमें अपने बैंक अकाउंट में रखना है, ठीक है, वो सब सारी चीजें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग रिवाइज करते चलिए, क्योंकि डेट शीट आ चुका है, ठीक है, और डेट शीट आ चुका है तो ये आपका एक तरीके से शंखनाद हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल से फिर से नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।